हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट 6 से। इससे पहले मैंने जो है 5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और आज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये रहेगा प्रैक्टिस सेट 6 और इसका सेकेंड पार्ट। इससे पहले भी मैं जो है इसका जो है एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है गुणवत्ता आश्वासन है। तो गुणवत्ता आश्वासन है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना। तो गुणवत्ता प्रबंधन का वह भाग जो यह विश्वास दिलाने पर केंद्रित है कि गुणवत्ता की आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। गुणवत्ता आश्वासन विनिर्मित उत्पादों में गलतियां या दोषों को रोकने और ग्राहकों को उपाय या सेवाएं प्रदान करने वक्त समस्याओं से बचने का एक तरीका है। इसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संगठन ऐसे उत्पाद बनाए और शिप करे जो दोष रहित हो और ग्राहकों की जरूरत और अपेक्षाओं को पूरा करता है। गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता आश्वासन है प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण एवं नियुक्तियां क्षेत्र निम्न किसके अंतर्गत आती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रबंधन। तो नियंत्रण एवं नियुक्तियां क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन के द्वारा ही विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनकी स्थिति क्रम का निर्धारण भी करते हैं। प्रबंधन किसी भी संगठन, चाहे वह औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से, का मस्तिष्क कहलाता है। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन का कार्य प्रमुख रूप से अध्यापक का होता है और शिक्षण अधिगम के लिए वह योजना बनाता है और व्यवस्था करता है तथा नियंत्रण तथा नियुक्तियां करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन के लिए अवांछनीय है? तो 32 यहाँ पे सी राइट आंसर है, धनार्जन करना। तो धनार्जन करना विद्यालय प्रबंधन के लिए अवांछनीय उद्देश्य है। विद्यालय प्रबंधन के निम्न उद्देश्य होने चाहिए: विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करना तथा शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना और विद्यार्थियों को साथ रहने की कला सिखाना और विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बालक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान मूर्छित हो गया तो विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? तो इसको जो है 33 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। किसी शिक्षक के से प्रार्थना जारी रखने के लिए कहेंगे और बालक का प्राथमिक उपचार किए जाने को पर्यवेक्षण करेंगे और प्रार्थना में पुनः प्रतिभाग करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 33 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही परक ब्यूरोक्रेटिक उपागम का आरंभ किसने किया? तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, एम वेबर ने। तो प्रशासन में नौकरशाही उपागम का आरंभ मैक्स वेबर ने किया था। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के संगठन दिए: चारिस्मेटिक प्रधान संगठन, पारंपरिक संगठन और ब्यूरोक्रेटिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या चिंतनशील शिक्षण के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में से क्या चिंतनशील शिक्षण के संबंध में सत्य है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण हेतु मनन की चक्रीय प्रक्रिया। तो चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया को चिंतनशील शिक्षण के रूप में जाना जाता है। चिंतनशील शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शिक्षक अपने शिक्षण प्रथाओं पर सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कैसे सिखाया गया था और बेहतर सीखने के परिणामों के लिए अभ्यास में सुधार या परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। प्रतिबिंब प्रक्रिया में विचार के कुछ बिंदु हो सकते हैं कि वर्तमान में क्या किया जा रहा है, यह क्यों किया जा रहा है और छात्र कितनी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। आप प्रतिबिंब का उपयोग करके स्वयं के अभ्यास के बारे में अधिक जानने और एक निश्चित अभ्यास उदाहरण के लिए छोटे समूह और सहकारी सीखने में सुधार करने और छात्रों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने से के तरीके में जो है के तरीके के रूप को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36, निम्न में से
जो सूक्ष्म शिक्षण की एक विशेषता नहीं है। तीन में से सूक्ष्म शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, यह हमें बताना है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की योग्यता का विकास करना। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है शिक्षक के जितने भी तत्व होते हैं उनका स्वरूप सूक्ष्म कर दिया जाता है। शिक्षण के बाद छात्राध्यापक या प्रधानाध्यापक प्रतिपुष्टि देते हैं, जिससे प्रशिक्षणार्थी कौशल के विकास में सहायता पाता है। सूक्ष्म शिक्षण में अनुकरणीय शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका 5 से 10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन करता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का होता है और सूक्ष्म शिक्षण को अनुसंधान की एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता का विकास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 37, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग विधि है। तो इनमें से हमें बताने कौन सी विधि है। 37 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसका प्रयोग प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को शिक्षण कौशल समझाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1958 में। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1958 में किया गया था। भारत सरकार ने सन 1958 में महिला शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की और इस समिति का देशमुख समिति भी कहा जाता है। इसी समिति को देशमुख समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 39, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा की समवर्ती भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया। तो 39 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संशोधन। तो भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन को जो है समवर्ती सूची में लाया गया है। 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। एक नए भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना है। 5 विषयों को जो है राज्य सूची में समवर्ती सूची में भेजा गया और ये हैं शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय, प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एक संगठन किया गया है। तो राइट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग क्या हो जाएगा 1964। तो 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आयोग ने समान विद्यालय पद्धति, कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था कौशल। तो 6वीं ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था और वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, यह हमें बताना है। तो यहाँ पे 42 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर
ए। कहाँ का था? मोरक्को। तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने जो है उसका स्वागत किया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया उसे। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है। 43 करेंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जन्म इनका हुआ था 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 7 नवंबर 1962 ईस्वी इनका जो जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 7 नवंबर 1862 ईस्वी को। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। बहादुर शाह द्वितीय एक कवि, संगीतकार और शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया और युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार यानी अब जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने वर्ष में ओडिशा के खोंडू में के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो 44 का ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 1848। तो 44 यहाँ पे 1846 ईस्वी में ओडिशा के खोंड समुदाय के लोग ने चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह किया और यह जो विद्रोह है अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक तथा नए करों के विरोध में किया गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने जो है वर्ष 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौता पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए। 45 मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र के केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके अन्य सदस्य महादेव, गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और नारायण चंद्रावकर थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना और स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह तथा धर्म को कुरीतियों से और रूढ़िवादियों से मुक्त कराना था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसी साधारण बैठक या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य से संबंध रखते थे? जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इनका संबंध किस राज्य से था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश।
तो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जन्म इनका 1 अक्टूबर 1945 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंध रखते हैं। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेयर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए आदेश और 5 प्रकार के रिट जारी करने की यहाँ पे शक्ति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 219। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा जो है 62 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? ये माना जाता है 180 डिग्री। तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, जिनमें से 180 डिग्री देशांतर रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा का जो निर्धारण है ये 1884 में वाशिंगटन में संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के स्थल खंड आपस में जुड़े और उन्हें पेंजिया नाम दिया गया। अंतिम ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन 2 स्थल खंडों में हुआ, गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया गोंडवाना लैंड दक्षिण गोलार्ध में था और उसके टूटने से जो है प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप बने। लॉरेंसिया अंगारा लैंड टूटकर उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना, अतः फ्रांस और गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो 53 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा टेमासेक। तो सिंगापुर का पुराना नाम है टेमासेक। उसके बाद है यहाँ पे म्यांमार, तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। उसके बाद है यहाँ पे सिलोन है, तो सिलोन यानी श्रीलंका। और यहाँ पे दिया गया है अन्य यहाँ पे है जापान, तो जापान का पुराना नाम था निपन। सूरीनाम, डच गयाना, थाईलैंड, श्याम, म्यांमार, बर्मा, तो इस तरह से ये नाम दिए गए हैं। बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो यहाँ पे कोसी नदी, तो बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है कोसी नदी, और यह अपने बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है और यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वे हैं दिबांग, कामेंग,
लोहित, मानस, तीस्ता, धनसिरी, बराक आदि। 56 है GDFCF का सही पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो GDFCF का सही रूप सकल घरेलू फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण सरकारी और निजी क्षेत्र के फिक्स्ड असेट संपत्ति पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का एक आकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। द्वितीय स्थान पर द्वितीय क्षेत्र उद्योग तथा तृतीय स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन GVA में तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 53%, 28.2% और 18.8% अनुमानित है। 58 करेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन यानी डिप्रेशिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे अवमूल्यन यानी डिप्रेशिएशन को घटाने पर प्राप्त राशि को 58 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम। तो GDFC का सही यहाँ पे 58 एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य में से जो मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्राप्त होता है। गणितीय रूप में शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय आय मूल्य ह्रास यानी NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेशिएशन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 59 का बी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। UNEP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करना और सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करना, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 देश को पेरिस समझौते को संयुक्त रूप की राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल 2016। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के लिए पेरिस में वर्ष 2015 में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हो गया और इस समझौते पर हस्ताक्षर की कार्यवाही 22 अप्रैल 2016 को यानी पृथ्वी दिवस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू हुआ। तो आज हमने फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल क्वेश्चन किए 30। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप जो है जरूर कमेंट करके बताना और आपके जो है कितने आंसर यहाँ पे सही बने आप इसको भी कमेंट करना। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन स्कोप, उसमें आप आके वहाँ पे जो है करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं और उत्तराखंड भी पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड की भी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।